है रेडियो पाठशाला। यहाँ पर होता है धर्म, दर्शन और विज्ञान पर खुलकर चर्चा। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां हम धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान पर गहराई से बात करते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे महापुरुष की यात्रा पर, एक ऐसे विचारक की कहानी पर जिसने जाति के अंधकार को चुनौती दी, मनुवाद के किले को तर्क की चोट से हिलाया और लाखों लोगों के भीतर मानव होने का सम्मान जगाया। वो नाम है रामस्वरूप वर्मा। ये सिर्फ एक जीवन नहीं, एक आंदोलन है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक विचार क्रांति है जो आज भी अर्जक विचारधारा के रूप में समाज को नई दिशा दे रही है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कैसे एक सामान्य किसान परिवार में जन्मा लड़का समाज सुधार, तर्क, वैज्ञानिक दृष्टि और मानवीय बराबरी का सबसे तेजस्वी सूरज बन गया। ये है रामस्वरूप वर्मा, अर्जक आंदोलन का अमरदीप। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि मनुष्य को महान क्या बनाता है, उसका जन्म या उसके विचार। तो आइए इस विचार यात्रा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की तपती धरती, गर्मियों की धूप जब मिट्टी को जलाकर भाप बना रही थी, तभी गोंडा जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है रामस्वरूप। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। समाज की सीढ़ियां जहां ऊपर की ओर ताकत और अधिकार से भरी थीं, वहीं नीचे की ओर गरीबी, अपमान और संघर्ष का बोझ दबा हुआ था। रामस्वरूप का परिवार इसी नीचे की सीढ़ी पर था। किसान, मजदूर, मेहनत और न मिटने वाली भूख। गांव की पगडंडियां धूल से भरी थीं। कच्चे घरों के बाहर पड़े टाट के बोरे और छत से गिरती भूसी, यही उनका जीवन था। लेकिन उस बच्चे की आंखों में कुछ अलग था। एक चिंगारी, एक ऐसी चमक जिसे कोई भी मिट्टी, गरीबी या जातिगत अपमान छिपा नहीं सकता था। एक दिन छोटा रामस्वरूप अपनी माँ के साथ खेत की मेड़ पर खेल रहा था। उसी समय गांव के ऊंची जाति के कुछ लड़के आए और बोले, "ए, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हटो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है।" माँ ने उसकी कलाई पकड़कर धीरे से पीछे खींच लिया। रामस्वरूप ने पूछा, "माँ, हम यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते?" माँ कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ उसकी सिर पर हाथ फेर दिया। लेकिन ये सवाल उसके मन में तीर की तरह धस गया। उस दिन उसने पहली बार समझा, समाज में कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ नीचे। कुछ को अधिकार मिले हैं, कुछ को अपमान। और यहीं से उसकी सोच में जन्म हुआ। क्यों? इतना भेदभाव क्यों? गरीबी के बावजूद रामस्वरूप की आंखों में पढ़ने का जुनून था। टूटे हुए स्लेट, एक ही पेंसिल से सालों तक काम चलाना और दिन में खेतों में काम करने के बाद रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ना, यही उनकी दिनचर्या थी। जब दूसरे बच्चे शाम को गांव में खेलते, रामस्वरूप पेड़ के नीचे बैठकर किताबों में खो जाते। बारिश आती, पन्ने गीले होते, पर उनकी जिज्ञासा नहीं। वो महसूस करता था कि किताबों में एक दूसरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां जाति की जंजीरें नहीं हैं। एक दिन स्कूल में एक घटना हुई। शिक्षक ने बैठने की जगह जाति के आधार पर बांट रखी थी। ऊंची जाति के बच्चे आगे, बाकी पीछे। रामस्वरूप ने धीरे से अपना बैग उठाया और सबसे आगे की बेंच पर जाकर बैठ गया। पूरे कमरे में सन्नाटा। शिक्षक गुस्से से बोले, "तू यहाँ कैसे?" रामस्वरूप ने कहा, "क्यों नहीं बैठ सकता? पढ़ाई सबके लिए बराबर नहीं है क्या?" ये पहली बार था जब उसने किसी अन्याय के सामने अपनी आवाज उठाई। और यहीं जन्म हुआ एक विचारक का, एक विद्रोही का, एक समाज सुधारक का। गांव के धूल भरे रास्तों, तंग घरों और सामाजिक अपमानों के बीच रामस्वरूप के भीतर एक आग धीरे धीरे जल रही थी। ये आग नफरत की नहीं थी, बल्कि समानता, न्याय और बदले हुए समाज के लिए। एक दिन वो आग इतनी बड़ी बनेगी कि अर्जक संघ जैसी क्रांति जन्म लेगी। लेकिन अभी ये सिर्फ एक चिंगारी थी। गोंडा के उस छोटे से गांव से निकलकर रामस्वरूप वर्मा अब किशोर होने लगे थे। लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी थी। एक सवाल हमेशा जलता रहता था, जब सब मनुष्य समान हैं, तो समाज ने इतने ऊंच नीच क्यों बना दिए? यही सवाल उन्हें गांव की सीमाओं के बाहर ज्ञान की एक बड़ी दुनिया की ओर ले जाने वाला था। मैट्रिक पास करने के बाद रामस्वरूप ने फैसला किया, वे बड़ी पढ़ाई करेंगे, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। इलाहाबाद जाने का निर्णय आसान नहीं था। घर में पैसे नहीं,
सहारा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन माँ की आंखों में भरोसा था। उन्होंने अपने संघर्ष से बचाए कुछ रुपए बेटे के हाथ में रखकर कहा, जा बेटा, पढ़, हमारा दुख शायद तेरे पढ़ने से मिट जाए। रामस्वरूप की आंखें भर आईं। उनके कदम सिर्फ एक छात्र के नहीं थे, वे एक बदलते भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। इलाहाबाद पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा मानो किसी विशाल दुनिया का द्वार खुल गया हो। लाइब्रेरी, लाखों किताबें, विचारों की बहसें, हर जाति और हर वर्ग के छात्र, सब साथ, सब बराबर। यहीं पहली बार उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ बराबरी है। दिन में क्लास, रात में लाइब्रेरी और उसके बाद मजदूरी, ये दिनचर्या थी ताकि खाने और रहने का खर्च चल सके। रामस्वरूप दर्शन, राजनीति, इतिहास सब पढ़ते, बल्कि पी जाते। किताबें सिर्फ उनके लिए अक्षर नहीं थीं, वे हथियार थीं, अन्याय के खिलाफ लड़ने का हथियार। लाइब्रेरी में एक किताब ने उन्हें गहराई से हिला दिया, मनुस्मृति, जिसमें समाज को उच्च और निम्न में विभाजित करने का ढांचा था। उन्होंने सोचा, अगर किताबें समाज को बांट सकती हैं तो किताबें समाज को जोड़ भी सकती हैं। यहीं से उनके भीतर एक विचार उभरने लगा, मानव की महानता उसके जन्म से नहीं, उसकी परिस्थिति से तय होती है। ये विचार आगे चलकर बनेगा परिस्थितिवाद, जिस पर पूरी किताबें लिखी जाएंगी। एक रात रामस्वरूप कैंपस के हॉस्टल की छत पर बैठे तारों को देख रहे थे। अचानक उनके मन में आया, यदि आसमान में सब तारे बराबर चमकते हैं तो धरती पर मनुष्य असमान क्यों? उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, समाज को बदलना है तो सोच को बदलना होगा। ये डायरी धीरे धीरे एक समाज सुधारक के घोषणा पत्र में बदलने लगी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिर्फ अध्ययन का स्थान नहीं रहा, वो उनके विचारों का केंद्र, उनके परिवर्तन का बीज और उनके भविष्य के संघर्ष की तैयारी बन गया। अब रामस्वरूप वर्मा सिर्फ एक छात्र नहीं थे, वे एक विचार बन रहे थे, एक ऐसा विचार जो आने वाले वर्षों में अर्जक संघ का स्वरूप धारण करेगा। इलाहाबाद की गलियों में चाय की भाप, राजनीति की बहसें और विश्वविद्यालय की पढ़ाई, इन सब के बीच रामस्वरूप वर्मा का मन एक नए तूफान में प्रवेश कर चुका था। वो अब सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वे समाज को पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी के शांत कमरे में एक मोटी, पुरानी, पीली पड़ चुकी किताब उनके सामने रखी थी, मनुस्मृति। उन्होंने सोचा था, चलो देखें इसमें क्या लिखा है। लेकिन कुछ ही पन्ने पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा सख्त हो गया। उसमें लिखा था, जन्म के आधार पर कोई ऊंचा है, कोई नीचा, किसे शिक्षा मिलेगी, किसे नहीं, कौन छुए जाने योग्य है, कौन नहीं। रामस्वरूप के भीतर आग भड़क उठी। जिस समाज में वे पैदा हुए थे, जिस अन्याय को उन्होंने बचपन से झेला था, उस अन्याय का आधार उनके सामने किताब के रूप में खुला पड़ चुका था। उन्होंने किताब बंद की, लेकिन मन में एक युद्ध शुरू हो चुका था। रामस्वरूप, नहीं, मनुष्य बराबर पैदा होता है। अगर कोई उसे नीचा बनाता है तो वो समाज है, नियति नहीं। यही सोच धीरे धीरे उनकी वैचारिक लड़ाई की नींव बन गई। विश्वविद्यालय में एक दिन एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी। विषय था, क्या जन्म आधारित भेदभाव उचित है? बहुत से छात्रों ने धार्मिक ग्रंथों का हवाला दिया, कुछ ने कहा समाज चल ही ऐसे सकता है। लेकिन जब रामस्वरूप मंच पर पहुंचे, पूरा हाल शांत हो गया। उन्होंने कहा, अगर मनुष्य को भगवान ने बनाया है तो सभी मनुष्य समान क्यों नहीं? अगर समाज ने उसे ऊंचा और नीचा बनाया है तो समाज को बदलना ही होगा। उनकी आवाज में आक्रोश नहीं था, बल्कि सच बोलने का साहस था। हाल तालियों से गूंज उठा। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि एक तेजस्वी दिमाग उठ खड़ा हुआ है। कभी कभी रामस्वरूप रात को अकेले बैठते और सोचते, माँ खेत की मेड़ों पर क्यों रोती थी? हम गांव में क्यों अलग बर्तनों से पानी पीते थे? मैं स्कूल में पीछे क्यों बिठाया जाता था? अब उन्हें जवाब मिल चुका था। ये सब संयोग नहीं था, ये संरचना थी, एक अन्यायपूर्ण संरचना। और उसी संरचना के खिलाफ वो अब अपनी कलम को तलवार बनाने वाले थे। रामस्वरूप वर्मा ने अपने डायरियों में लिखना शुरू किया, जाति के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, धर्म आधारित भेदभाव के विरुद्ध। ये डायरी आगे चलकर उनकी पहली पुस्तकों की नींव बनी, और पुस्तकें बनी आंदोलन के अस्त्र। उनकी लेखनी में आग थी, लेकिन वो आग विनाश की नहीं, परिवर्तन और जागरण की थी। मनुस्मृति पढ़ने के बाद रामस्वरूप वर्मा पर सिर्फ एक असर नहीं हुआ, उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। अब वे सिर्फ छात्र नहीं थे, वे अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले एक योद्धा बन चुके थे। उनकी वैचारिक यात्रा शुरू हो चुकी थी, जो आगे चलकर अर्जक संघ की स्थापना तक पहुंचेगी।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पुरानी लाइब्रेरी की खिड़कियों से छनती धूप, कैलेंडर पर बदलते दिन और रातों की न खत्म होने वाली अध्ययन यात्रा, इन्हीं सब के बीच रामस्वरूप वर्मा के भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही थी। अब उनकी जिज्ञासा सिर्फ समाज को समझने की नहीं थी, बल्कि मनुष्य को समझने की थी। वो सोचते, मनुष्य को क्या बनाता है, उसका जन्म, उसकी जाति या उसकी परिस्थितियां? ये सवाल आगे चलकर एक सिद्धांत में बदल जाएगा, जो भारतीय समाज को नई दृष्टि देगा। रामस्वरूप वर्मा तर्कशास्त्र पढ़ रहे थे। उनके प्रोफेसर अक्सर कहते, सवाल करना सीखो, तभी समाज बदलोगे। ये वाक्य उन पर इतना गहरा बैठ गया कि उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाना शुरू किया। रूढ़ियों पर, धर्म में फैली असमानताओं पर, परंपराओं पर। उनका मानना था, जहां तर्क बंद हो जाता है, वहीं शोषण शुरू होता है। विज्ञान ने उन्हें सिखाया कि दुनिया कारणों से चलती है, कर्मों से चलती है, परिस्थितियों से चलती है। अगर बीज को अच्छी मिट्टी, पानी और धूप मिले, वो पेड़ बनता है। अगर उसे पत्थर में दबा दो, वो अंकुरित भी नहीं होगा। एक रात वे किताब बंद करके बोले, मनुष्य भी बीज की तरह है। उसे जन्म नहीं, उसकी परिस्थितियां आकार देती हैं। यही था परिस्थितिवाद, सिचुएशनिज्म का पहला बीज। धीरे धीरे उनका विचार आकार लेने लगा। अगर समाज में कोई गरीब है, शोषित है, वंचित है, तो ये उसकी नियति नहीं, उसकी परिस्थितियों का परिणाम है। और अगर परिस्थितियां बदली जाए, शिक्षा दी जाए, अवसर दिए जाएं, भेदभाव हटाया जाए, तो वो मनुष्य भी उसी तरह खड़ा हो सकता है जैसे समाज के ऊंचे वर्ग के लोग। उनकी डायरी में लिखा था, मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके श्रम, संघर्ष और वातावरण से तय होता है। ये विचार आगे चलकर एक क्रांतिकारी आंदोलन का दार्शनिक आधार बना। वे दिन में पुस्तकें पढ़ते, रात में मजदूरी करते और हर फुर्सत के पल में विचारों को गढ़ते। उन्हें विश्वास था कि समानता केवल भावनाओं से नहीं आती, सिद्धांतों से आती है, संरचनाओं से आती है, बदलाव की योजनाओं से आती है। यहीं से उन्होंने मन में तय किया, एक दिन मैं ऐसा संगठन बनाऊंगा जो समाज को तर्क, विज्ञान और मानववाद की दिशा में ले जाएगा। ये सपना आगे चलकर बनेगा अर्जक संघ। एक रात हॉस्टल की छत पर टहलते हुए उन्होंने आसमान की तरफ देखा। तारे सब समान चमक रहे थे। किसी की जाति नहीं थी, किसी का जन्म आधारित दर्जा नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव मनुष्य ने बनाया है, इसे बदलना भी मनुष्य ही करेगा। उस क्षण परिस्थितिवाद सिर्फ सिद्धांत नहीं रहा, एक मिशन बन गया। अब रामस्वरूप वर्मा सिर्फ सामाजिक अन्याय से लड़ने वाले युवक नहीं थे, वे एक दार्शनिक, एक विचारक, एक नए समाज निर्माण के शिल्पकार बन चुके थे। उनके भीतर ये विश्वास पक्का हो चुका था, अगर परिस्थितियां बदली जा सकती हैं, तो मनुष्य बदले जा सकते हैं, और अगर मनुष्य बदलेंगे तो समाज भी बदलेगा। ये विचार आगे आने वाले वर्षों में विप्लव की तरह फैलने वाला था। भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता का सूरज जनता के सिर पर तो उगा था, पर उनकी जिंदगी की रात अभी भी लंबी थी। भूखमरी, जातिगत विभाजन, गांवों में शोषण और नए भारत की उम्मीदों से भरी आंखें। इन्हीं परिस्थितियों में रामस्वरूप वर्मा इलाहाबाद से लौटे, शिक्षित, जिज्ञासु और अब एक विचार योद्धा। पर उन्हें जल्द समझ आया कि किताबों की दुनिया और वास्तविक भारत दो अलग अलग युद्ध भूमियां हैं। जब वे अपने गांव लौटे, उन्होंने वही दृश्य देखा जो बचपन से देख रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में समझ थी, सिर्फ दर्द नहीं। ऊंची जाति की चौपालें, नीची जाति की झोपड़ियां, किसानों की बेबसी और मजदूरों के श्रम का उपहास। उन्हें लगा जैसे स्वतंत्रता अभी अधूरी है। उन्होंने सोचा, अगर समाज की संरचना नहीं बदलेगी तो राजनीति सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी। रामस्वरूप वर्मा ने गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाना शुरू किया, तुम्हारा जन्म तुम्हें छोटा नहीं बनाता, परिस्थितियां तुम्हें रोकती हैं। अगर तुम शिक्षा और अधिकार मांगोगे तो तुम वही बनोगे जो कोई और बन सकता है। गांव के लोग पहले चौंके, फिर धीरे धीरे उनकी बातों में उम्मीद देखने लगे। लोग कहते, ये लड़का अलग तरह से सोचता है, इसमें आग है, साफ दिखती है। यही आग आगे चलकर इतिहास बदलने का कारण बनेगी। उन्होंने किसानों के बीच बैठकर उनकी तकलीफें सुनी, मजदूरों के साथ खेत में काम किया। वो कहते, जो जनता की धूल नहीं पहचानता, वो जनता का नेता नहीं बन सकता। उन्हें महसूस हुआ कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ लेखन और किताबें पर्याप्त नहीं होंगी, जनता के बीच उतरना होगा। अब उनकी राह तय हो चुकी थी, राजनीति।
1950 के दशक में देश में लोकतंत्र नया नया था। नई पार्टियां बन रही थीं, नए नेता उभर रहे थे। यहीं पर रामस्वरूप वर्मा राजनीति में सक्रिय हुए। उनका मार्ग आसान नहीं था। वे जाति व्यवस्था पर चोट कर रहे थे, जो भारतीय राजनीति की सबसे गहरी जड़ थी। लेकिन रामस्वरूप पीछे हटने वालों में नहीं थे। वे साफ कहते, मैं राजनीति करता हूं, लेकिन राजनीति मेरे विचारों को नहीं चलाएगी, मेरे विचार राजनीति को चलाएंगे। उनकी निर्भीकता ने सिस्टम को झकझोर दिया था। लोग उनके भाषण सुनने उमड़ते थे। उनकी भाषा सरल थी, उनकी बात सीधी थी और उनका इरादा साफ। समानता का भारत। ऐसा लगने लगा कि गांव का ये युवक राजनीति में एक नई हवा लेकर आया है, एक हवा जो जातिवाद और अन्याय की दीवारें तोड़ सकती है। जितने विरोधी उनके थे, उतने ही समर्थक भी। उनकी आवाज समाज में एक नई चेतना जगा रही थी। अब रामस्वरूप वर्मा सिर्फ एक विचारक नहीं रहे, वे एक नेता बन चुके थे। लेकिन ये नेतृत्व कुर्सी या पद से नहीं, जनता के दुखों और सपनों से बना था। ये सफर उन्हें जल्द ही उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल तक ले जाएगा और राजनीति के इस सफर में वो एक दिन ऐसा फैसला करेंगे जो बहुत कम नेता करते हैं, सत्ता छोड़कर सिद्धांत बचाना। धीरे धीरे रामस्वरूप वर्मा का काम गांवों, कस्बों और नगरों तक फैल चुका था। अब वे सिर्फ एक विचारक नहीं रहे थे, वे एक ऐसे नेतृत्वकर्ता बन चुके थे जिनकी वाणी सुनकर लोग अपने भीतर झांकने लगते थे। ये दौर उनके जीवन का वो चरण था जब अंधेरे और रोशनी दोनों समान रूप से उनके सामने खड़े थे। जब भी कोई व्यक्ति सत्य, समानता और वैज्ञानिक सोच की बात करता है, तो समाज में छिपी जड़ें हिलने लगती हैं। रामस्वरूप वर्मा के साथ भी यही हुआ। कई धार्मिक संस्थाएं जातीय वर्चस्व फैलाने वाले समूह और परंपराओं को बेचकर अपना प्रभाव चलाने वाले लोग उनके खिलाफ खड़े होने लगे। लोगों को भड़काया गया, ये आदमी समाज का ढांचा तोड़ना चाहता है, इसके विचार खतरनाक हैं, धर्म खत्म करने पर तुला है। लेकिन वर्मा जानते थे, सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। आज़ाद संगठन के शिविरों में अब सिर्फ दलित, पिछड़े या श्रमिक समुदाय ही नहीं आते थे। बहुत से युवा, छात्र और शिक्षित वर्ग भी ये जानना चाहता था कि समान समाज कैसा होगा। हर सभा में वर्मा एक ही बात कहते, मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं, इंसान की पहचान उसका कर्म है, उसकी जाति नहीं। उनकी भाषा सरल थी पर असर गहरा। लोगों को पहली बार लगा कि कोई उनके दर्द को सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि समझ रहा है और बदलने की राह भी दिखा रहा है। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे विरोध भी कठोर होने लगा। सभाओं में व्यवधान, अफवाहें, धमकियां, राजनीतिक दबाव और सामाजिक बहिष्कार, ये सब बढ़ता गया। किसी ने कहा, इनका संगठन समाज को बांट देगा। किसी ने कहा, इनकी बातें युवाओं को भ्रमित करेंगी। लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। जहां भी आज़ाद संगठन जाता, लोगों में खुलापन, विचार और आत्मसम्मान बढ़ता। वे कहते थे, अंधविश्वास का इलाज सिर्फ तर्क है और जाति का इलाज सिर्फ मनुष्य मनुष्य की समानता। उनकी सभाओं में पहली बार लोग ये सुनते कि मनुष्य किसी ईश्वर से नहीं डरता, बल्कि समाज द्वारा बनाए भय से डरता है। आदमी को कमजोर गुलाम बनाने का तरीका है उसे परंपराओं में बांध देना। अगर मनुष्य अपने दिमाग का उपयोग करे तो वो किसी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करेगा। उनकी आवाज लोगों के भीतर एक क्रांति जगाती थी, धीमी पर गहरी। आज़ाद संगठन के कार्यक्रम अब हजारों लोगों को आकर्षित करने लगे थे। मिट्टी के चूल्हों पर बनी चाय पीते हुए खुले आसमान के नीचे लोग पहली बार बिना भेदभाव के एक साथ बैठते। किसी के माथे पर तिलक नहीं, किसी के नाम में जाति नहीं, सिर्फ मनुष्य और मनुष्यता की बात। वर्मा कहते, जब तक हम खुद को बदलने की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक दुनिया बदल नहीं सकती। उनकी यह पंक्ति छोटे छोटे गांवों में दीपक की लौ की तरह फैल रही थी। आज़ाद संगठन ने कई सामाजिक प्रयोग शुरू किए। बिना पुरोहित के विवाह, सरल मृत्यु संस्कार, जाति निरपेक्ष भोजन, शोषण रहित त्योहार। हर कदम पर विरोध भी मिला, पर समर्थन उससे अधिक। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि सम्मान किसी जाति की देन नहीं, सम्मान तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अध्याय रामस्वरूप वर्मा के जीवन का वो हिस्सा है जहां उन्होंने समाज के विरोध को आईने की तरह स्वीकार किया और उसी आईने में लोगों को उनका अपना असली चेहरा दिखाया, भय और अंधविश्वास से मुक्त मनुष्य का चेहरा। छठे अध्याय तक पूरा माहौल तैयार हो चुका था।
विचार फैल चुके थे, विरोध खड़ा हो चुका था और समाज दो दिशाओं में बंटता दिखाई देने लगा था। लेकिन ये वो क्षण था जब रामस्वरूप वर्मा कुछ और बड़ा करने वाले थे, मनुष्य के विचारों का पुनर्जन्म। वर्मा ने महसूस किया कि केवल आंदोलन से या नारों से परिवर्तन नहीं आता। जनता को एक ठोस, वैज्ञानिक और तर्क आधारित दर्शन चाहिए, जिसे समझते ही वे अपने जीवन की जंजीरें खुद काट सकें। यहीं से अज़ाक सिद्धांत की नींव रखी गई, एक ऐसी विचारधारा जो मनुष्य को जाति, अंधविश्वास और धार्मिक गुलामी से मुक्ति दिलाती है। अज़ाक सिद्धांत के मूल तत्व: मनुष्य स्वयं अपनी नियति का निर्माता है। कर्म ही पहचान का आधार है, जन्म नहीं। कोई ईश्वर, कोई पुराण, कोई कर्मकांड मनुष्य को स्वतंत्र नहीं बनाता। विज्ञान और तर्क ही असली शक्ति हैं। शोषण मुक्त समाज तभी बनेगा जब डर मुक्त मन बनेगा। ये विचार सुनकर हजारों लोग पहली बार समझ पाए कि उनके दुख का कारण कोई भाग्य नहीं, बल्कि समाज की बनाई कृत्रिम दीवारें थीं। जब अज़ाक सिद्धांत की कक्षाएं शुरू हुईं, तो सीखने बैठने वाले लोग न तो किताबों के लिए आए थे और न ही किसी चमत्कार की उम्मीद में। वे आए थे अपना खोया सम्मान वापस लेने। वर्मा कहते, अगर तुम खुद को छोटा मानो तो दुनिया तुम्हें कुचल ही देगी। उनका स्वर तेज नहीं होता, पर उनकी बात भीतर तक उतर जाती। धीरे धीरे गांवों में ये परिवर्तन दिखने लगा। लोग जाति पूछना छोड़ने लगे, जाति आधारित गालियां कम होने लगीं, श्रम को सम्मान मिलना शुरू हुआ। नई पीढ़ी मनुष्य शब्द को जाति से ऊपर रखने लगी। ये वो बदलाव था जिसकी नींव केवल शिक्षा या कानून से नहीं, बल्कि स्वाभिमान के पुनर्जन्म से पड़ती है। अज़ाक आंदोलन ने पहली बार भारत में ये साहस दिखाया कि मानवता धर्म है और तर्क उसका सर्वोच्च मंत्र। वर्मा ने वैज्ञानिक, सरल और मानवतावादी संस्कारों का मॉडल बनाया। बिना ब्राह्मण के विवाह, बिना मंत्रों के अंतिम संस्कार, बिना जाति विभाजन के सामूहिक भोजन, बिना देवी देवताओं के उत्सव, शिक्षा और श्रम आधारित सामाजिक मान्यता। ये सब सुनकर रूढ़िवादियों को आग लग गई, लेकिन जनता ने इस मॉडल में एक नई दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जिसमें किसी को नीचा नहीं माना जाता। जब परिवर्तन जड़ता से टकराता है तो तूफान उठते ही हैं। विरोधी अब खुलकर बोलने लगे, ये धर्म तोड़ रहा है, ये समाज को उलट देगा, ये परंपराओं पर हमला है। अखबारों में लेख छपने लगे, सभाओं में अफवाहें फैलने लगी, लेकिन वर्मा शांत रहते। वे कहते, विचार का मुकाबला विचार से होता है, चिल्लाहट से नहीं। उनका ये संतुलन ही आंदोलन की ढाल बना। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अज़ाक सिद्धांत की चर्चा शुरू हुई। युवा पूछने लगे, जाति क्यों है? ईश्वर का प्रमाण क्या है? मनुष्य को मनुष्य से छोटा किसने बनाया? वर्मा लगातार कहते, विज्ञान से सोचो, समानता से जियो और सत्य के लिए खड़े रहो। युवा इस बात को मंत्र की तरह अपनाने लगे। अज़ाक आंदोलन का भविष्य अब सुरक्षित होने लगा था। यह अध्याय असल में एक जागरण का अध्याय है, जहां मनुष्य ने पहली बार ये महसूस किया कि दुनिया बदलने के लिए ईश्वर नहीं, मनुष्य की हिम्मत चाहिए। रामस्वरूप वर्मा ने विचारों की ऐसी लौ जलाई जो आने वाले अध्यायों में एक बड़े तूफान और सामाजिक क्रांति का रूप लेगी। संघर्ष की तपिश और सत्य की दिशा। अज़ाक सिद्धांत की रोशनी गांव-गांव, शहर-शहर फैलने लगी थी। लोगों के भीतर एक नई चेतना जन्म ले चुकी थी। लेकिन चेतना जितनी उज्जवल होती है, अंधेरा उतना ही बेचैन हो उठता है। ये अध्याय वही समय है जब विचारों की क्रांति ने समाज के पुराने किलों को हिलाना शुरू कर दिया, जब गरीब, श्रमिक, पिछड़ा और दलित समाज अपनी आवाज उठाने लगा, जब वे पहली बार हम बराबर हैं कहने लगे, तो सदियों से सत्ता पकड़े लोगों को लगा कि अब कुर्सी हिल रही है। प्राचार्य, पुरोहित, जमींदार और रूढ़िवादी समूह भीतर ही भीतर एकजुट होने लगे। अफवाहें फैलाई गईं, अज़ाक समाज को बिगाड़ देगा, बच्चे संस्कृति भूल जाएंगे, वर्मा लोगों को धर्म से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही थी कि ये विरोध सत्य से नहीं, सत्ता खोने के डर से था। विरोधियों की भीड़ बढ़ रही थी, पर रामस्वरूप वर्मा का चेहरा वैसा ही शांत था। उन्होंने कई सभाओं में कहा, तुम मुझसे नहीं डर रहे, तुम बदलते समाज से डर रहे हो। उनकी आवाज में न नरमी थी न कटुता, सिर्फ सत्य का तेज। सबसे बड़ी बात ये थी कि वे किसी विरोधी को गाली नहीं देते, दोषी नहीं कहते, वे केवल सवाल उठाते। जाति किसने बनाई?
मनुष्य में ऊंच नीच का आधार क्या है? अगर इंसान ईश्वर की रचना है तो असमानता क्यों? इन सवालों का उत्तर किसी के पास नहीं था। जब विचारों से लड़ाई नहीं जीत सके तो विरोधियों ने रास्ता बदला। आरोप, षड्यंत्र और डराने की कोशिशें। कुछ लोग संगठन छोड़कर चले गए। कुछ ने कहा, बहुत कठिन लड़ाई है, परिवार दबाव डाल रहा है, समाज से बहिष्कार झेलना मुश्किल। रामस्वरूप वर्मा केवल इतना कहते, जो डर गया वो अपने ही विवेक से हार गया। लेकिन इस दौर ने उन्हें मानसिक रूप से कई बार चोट पहुंचाई। वे इंसान थे, लोहे के नहीं। कभी कभी रातों को सोचते, क्या लोग तैयार हैं इस क्रांति के लिए? पर हर बार उत्तर मिला, हाँ, सत्य की राह कठिन है पर असंभव नहीं। विरोध जितना बढ़ता, समर्थन भी उतना ही बढ़ जाता। जब वर्मा किसी गांव में जाते तो लोग घंटों इंतजार करते। उनके भाषण में न मंत्र, न धर्मग्रंथ, न चमत्कार, सिर्फ मनुष्य की बात। एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा, बाबूजी, आपने हमें इंसान कहा, सदियों में पहली बार। ये सुनकर वर्मा की आंखें भर आईं। उन्हें पता था, वो लड़ाई सिर्फ किताबों की नहीं, दिलों की लड़ाई है। आज़ाद आंदोलन ने कई बड़े कदम उठाए। महिला भागीदारी को मुख्य स्थान विद्यालयों में, वैज्ञानिक सोच की कक्षाएं, जाति रहित सामूहिक, भोजन समानता दिवस के समारोह, युवाओं के लिए तर्कशास्त्र प्रशिक्षण। वर्मा कहते, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही मुक्ति। उनकी ये लाइन हजारों युवाओं का नारा बन गई। लोगों में ये समझ बढ़ने लगी कि जाति इंसान को लघु बनाती है, डर और अंधविश्वास सत्ता की चाबी हैं, तर्क पर आधारित जीवन ही स्वतंत्र जीवन है। ऊंची जातियों के घरों में भी युवा इस आंदोलन की बातें करने लगे। कुछ ने खुलकर समर्थन किया, कुछ ने गुप्त रूप से। ये साफ था, परिवर्तन अब केवल हाशिए तक सीमित नहीं रहा, वो मुख्य धारा में प्रवेश कर चुका था। आगे कुछ बड़ा होने वाला है। आज़ाद आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। रूढ़िवादी शक्तियां खुलकर हमला करने को तैयार हैं। वर्मा की विचारधारा युवाओं में आग की तरह फैल रही है। और इसी मोड़ पर कहानी पहुंचती है उस दौर में जहां विचार और सत्ता की टक्कर अपने सबसे उग्र रूप में होने वाली है। अब तक संघर्ष समाज के स्तर पर था, अफवाहें, डर, विरोध और मानसिक दबाव। लेकिन अब पहली बार सत्ता स्वयं आज़ाद आंदोलन को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरी। क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ विचारों का नहीं रहा था, अब सवाल था, कौन समाज को नियंत्रित करेगा। रामस्वरूप वर्मा की सभाओं में अब हजारों लोग आने लगे थे। दलित, पिछड़ी जातियां, मजदूर, किसान और युवा सब एक ही आवाज में कहने लगे थे, हम बराबर हैं। ये आवाज सदियों से खड़ी की गई व्यवस्थाओं के लिए सीधी चुनौती थी। और यहीं से राजनीतिक गलियारों में बेचैनी फैलने लगी। वर्मा को ये अच्छी तरह समझ था कि अगर आंदोलन बढ़ा तो सत्ता के स्टेटस को धक्का लगेगा। जल्द ही ये हुआ। कुछ नेताओं ने उन्हें रिझाने की कोशिश की, कुछ ने समझौते के संकेत भेजे, कुछ ने कहा, आप विचार छोड़िए, हम आपको पद और प्रभाव देंगे। वर्मा ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरी लड़ाई पद की नहीं, मनुष्य की मुक्ति की है। ये जवाब सत्ता के लिए एक संदेश था। ये आदमी झुकने वाला नहीं। धीरे धीरे सरकारी दबाव बढ़ने लगा। सभाओं की अनुमति रोकना, आयोजकों को धमकाना, कार्यक्रम स्थल पर पुलिस लगाना, आज़ाद के कार्यकर्ताओं को परेशान करना। आज़ाद के लोग ये देखकर घबरा गए। कुछ ने पूछा, बाबूजी, अब क्या करें? वर्मा ने शांत स्वर में कहा, अगर सत्य के लिए खड़े हो तो डर का अंत होता है, अगर झूठ के आगे झुको तो जीवन भर डर का जन्म होता है। उनकी बातें लोगों में साहस की आग भर देतीं। जब वे आंदोलन रोक नहीं पाए तो उन्होंने नया तरीका चुना। झूठी कहानियां, निंदात्मक लेख, चरित्र पर हमले। अखबारों में लिखा गया, वर्मा समाज तोड़ रहा है, ये विदेशी विचार ला रहे हैं, ये परंपरा और धर्म विरोधी हैं। कुछ लोग सड़कों पर भी नारे लगाने लगे। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि सत्य बोलने वाले का चरित्र छीला गया हो। इतिहास उठाकर देखें, हर सुधारक, हर विचारक ने यही झेला है। वर्मा ने एक बार कहा, जब तर्क के खिलाफ कोई हथियार ना बचे तो लोग झूठ फेंकने लगते हैं। एक गांव में आज़ाद की सभा होने वाली थी। स्थानीय प्रशासन ने अचानक सभा रोक दी और कुछ कार्यकर्ताओं को उठा लिया। ये घटना आग की तरह फैल गई। हजारों लोग थानों के बाहर जमा हो गए। वे नारे नहीं लगा रहे थे, मारपीट नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप खड़े थे। ये शांत भीड़ सत्ता के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। किसी ने पूछा, आप लोग चिल्लाते क्यों नहीं? एक बूढ़ा मजदूर बोला, हम चिल्लाने नहीं आए, सत्य दिखाने आए हैं। कुछ ही घंटों में दबाव बढ़ा और सभी कार्यकर्ता छोड़ दिए गए।
इस घटना के बाद रामस्वरूप वर्मा ने एक ऐतिहासिक सभा की। उन्होंने कहा, अगर मनुष्य को मनुष्य समझना अपराध है तो ये अपराध मैं हर दिन करूंगा, और अगर समानता आतंक है तो मैं सदा ऐसा आतंकवादी रहूंगा जो केवल अन्याय को डराता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। यही भाषण अज़ाक आंदोलन के इतिहास का सबसे शक्तिशाली क्षण बन गया। सत्ता ने जितना दबाव बनाया, अज़ाक आंदोलन उतना ही मजबूत होता गया। नई शाखाएं बढ़ीं, अधिक युवा जुड़े, अधिक महिलाएं सामने आईं, विचार और तेजी से फैले। यानी कि दमन ने आंदोलन को बुझाया नहीं, उसमें हवा भर दी। अज़ाक आंदोलन अब गांवों, शहरों और कस्बों में एक नई सामाजिक संस्कृति बना चुका था। कई क्षेत्रों में पहली बार ऊंची और नीची कही जाने वाली जातियां एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगी। पुरोहित के बिना विवाह होने लगे। तर्क और वैज्ञानिक सोच की कक्षाएं शुरू हुईं। जाति पूछना सामाजिक शर्म की बात बनने लगी। स्कूलों में बच्चे जाति मुक्त नाम लिखने लगे। ये बदलाव छोटे नहीं थे, ये सदियों पुरानी जंजीरों को पिघला रहे थे। पहले तक समाज में महिलाओं को पीछे रखा जाता था, लेकिन अज़ाक आंदोलन में वे न केवल शामिल हुईं बल्कि आंदोलन की अगुवाई करने लगीं। वे कहने लगीं, अगर स्त्री बंधन में है तो समाज आज़ाद नहीं हो सकता। महिलाओं के लिए अधिकार, जागरूकता कार्यक्रम, विवाह से पहले समानता शपथ, घरेलू शोषण के विरुद्ध मंच, शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण आंदोलन अब आधा नहीं रहा, अब वो पूर्ण हुआ, क्योंकि स्त्रियां उसकी धुरी बन चुकी थीं। जहां पहली पीढ़ी दर्द लेकर जुड़ी थी, दूसरी पीढ़ी तर्क लेकर आई। कॉलेजों में अज़ाक विचारधारा पर डिबेट होने लगे। युवा पूछने लगे, जाति किस वैज्ञानिक आधार पर बनी? मनुष्य एक ही प्रजाति है तो ऊंच नीच क्यों? धर्म और तर्क में संघर्ष क्यों? रामस्वरूप वर्मा मुस्कुराते हुए कहते, जब नई पीढ़ी प्रश्न पूछने लगे तो समझो क्रांति जीत रही है। अब तक प्रयोग चल रहे थे, लेकिन इस समय तक अज़ाक आंदोलन ने पूरी सामाजिक पद्धति विकसित कर ली। वैज्ञानिक विवाह पद्धति, बिना पुरोहित, बिना मंत्र, बिना जाति, सिर्फ समानता प्रतिज्ञा और मानवता की शपथ। वैज्ञानिक अंतिम संस्कार, बिना पंडित, बिना पाखंड, बिना खर्च, सिर्फ मानवीय स्मरण। नए त्योहार, समानता दिवस, श्रम उत्सव, विवेक दिवस। ये त्योहार मनुष्य के श्रम, तर्क और स्वतंत्रता का उत्सव थे। जब उन्हें लगा कि विचारधारा हाथ से निकल रही है, तो विरोधियों ने हिंसक रास्ते अपनाने शुरू किए। सभाओं में हमला, जुलूस रोकना, कार्यकर्ताओं को धमकियां, सामाजिक बहिष्कार, परिवारों पर दबाव। लेकिन एक बात साफ दिखाई देने लगी, अब लोग डर नहीं रहे थे। डरने वाले थक चुके थे, लेकिन सत्य पर चलने वाले जाग चुके थे। एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने कहा, पहले हम डर से चुप रहते थे, अब हम आत्मसम्मान से बोल रहे हैं। एक विशाल जनसभा में वर्मा ने इतिहास का एक अमर वाक्य कहा, जाति जितनी बड़ी समस्या है उतना ही सरल उसका समाधान है, इसे मानना ही बंद कर दो। ये वाक्य मानो लाखों के दिल में बिजली की तरह गिरा। समाज का बड़ा हिस्सा इस बात को पहली बार किसी नेता से सुन रहा था। अब तक आंदोलन स्थानीय या क्षेत्रीय नहीं रहा। दक्षिण, उत्तर पूर्व, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कई राज्यों में अज़ाक विचारधारा के शाखा समूह बन गए। लोग किताबें मांगने लगे, भाषणों की प्रतियां मांगने लगे और अपने गांवों में मानवतावादी विद्यालय खोलने लगे। सत्ता और पुरोहितों के लिए ये एक तूफान था, एक ऐसा तूफान जिसे वे रोक नहीं सकते थे। अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं। अब आंदोलन सिर्फ संघर्ष नहीं था, वो लोक संस्कृति बन चुका था। विचार मिट्टी में घुल चुके थे। लोगों की मानसिक गुलामी टूटने लगी थी। रामस्वरूप वर्मा जानते थे, सबसे कठिन हिस्सा पीछे छूट चुका है और अब सबसे बड़ा कदम आगे आने वाला है। सन 1970 के आसपास की बात है। कानपुर के पास एक छोटे से गांव में अर्जक संघ का एक कार्यक्रम चल रहा था। भीड़ में कई युवा, कई बुजुर्ग और कई महिलाएं बैठी थीं। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। आज वर्मा जी अर्जक पद्धति के बारे में बोलने वाले थे। मंच पर आते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं आज कोई जादू नहीं सिखाने आया हूं, बस जीवन को सरल, तार्किक और मानवीय बनाने आया हूं। सब शांत हो गए और फिर शुरू हुई अर्जक पद्धति की जड़ें, उसकी आवश्यकता और उसका विज्ञान। वर्मा जी ने कहा, सदियों से हमारे जीवन के संस्कार धर्म, जाति और पुरोहितवाद की बेड़ियों में फंसे रहे। हमारे जीवन के बड़े निर्णय, जन्म, विवाह, मृत्यु, किसी धर्म ग्रंथ का आदेश तय करता रहा।
न कि हमारी जरूरत और मानवीयता। अर्जक पद्धति इसी चक्र को तोड़ने का प्रयास थी। ये कहती थी, मनुष्य स्वतंत्र है, उसका जीवन उसकी बुद्धि और विज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। एक बार एक गरीब मजदूर अपनी बेटी का विवाह कराने अर्जक संघ पहुंचा। वो कांपती आवाज में बोला, मैं ब्राह्मण बुलाने, दहेज देने या दिखावे का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं हूं। वर्मा जी धीरे से मुस्कुराए। अरे, शादी 2 दिलों की होती है, किसी जाति की नहीं। इसे आसान बनाना ही अर्जक पद्धति का काम है। अर्जक विवाह में मंत्र नहीं होते, जाति नहीं पूछी जाती, दान दहेज नहीं होता, दिखावा नहीं होता, पुरोहित नहीं बुलाया जाता। सिर्फ 2 मनुष्य एक दूसरे के हाथ पकड़कर समानता और मानवता के सामने वचन देते हैं, हम जीवन भर सहयोग, सम्मान और प्रेम देंगे। बस यही उनका 7 फेरों का अर्थ था। अर्जक पद्धति मृत्यु को भी सरलता से देखती है। एक बार एक कार्यकर्ता ने बताया, वर्मा जी, मेरे पिता का देहांत हो गया। गांव के पंडित 1000 शर्तें लगा रहे हैं। वर्मा जी ने कहा, मृत्यु प्रकृति का विज्ञान है, किसी का व्यापार नहीं। मृत व्यक्ति का सम्मान करो, अंधविश्वास का नहीं। अर्जक पद्धति में मृत्यु संस्कार का सिद्धांत, कोई पिंडदान नहीं, कोई तिलांजलि नहीं, कोई ब्राह्मण व्यवस्था नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। शव का अंतिम संस्कार साधारण तरीके से वन या गांव के किसी निर्धारित स्थान पर किया जाता है। बचे हुए लोग बस यही कहते हैं, हमने इन्हें स्नेह और सम्मान से याद रखा। यही मानवता का सर्वोच्च कर्म। वर्मा जी कहते थे, जो संस्कार मनुष्य की गरिमा ना बढ़ाएं बल्कि उसे जाति की जंजीरों में बांध दें, वे संस्कार नहीं, दास्ता की रस्सियां हैं। वे इन रूढ़ियों को आवश्यकता के बजाय अंधविश्वास मानते थे, क्योंकि भारत में जीवन के 3 स्तंभ, जन्म, विवाह, मृत्यु, सभी पर जाति और पुरोहितों का नियंत्रण था। जो गरीब था वह शोषित था, जो जातिबद्ध था वह बंधा था, जो तर्कशील था वो अकेला था। अर्जक पद्धति ने कहा, जीवन को विज्ञान के आधार पर चलाओ, डर और दिखावे के आधार पर नहीं। धीरे धीरे गांवों में ये संदेश फैलने लगा। लोगों ने देखा, विवाह सस्ता और सरल है, मृत्यु संस्कार मानवतावादी है, जाति की दीवारें टूट रही हैं, बच्चों का भविष्य बोझ से मुक्त हो रहा है। कई जगह तो ऐसा हुआ कि गांव वालों ने कहा, अब से हमारे यहाँ अर्जक पद्धति के ही संस्कार होंगे। ये सामाजिक क्रांति थी, साइलेंट लेकिन मजबूत। दिन ढल रहा था। वर्मा जी चश्मा उतारकर बोले, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ उस अन्याय के खिलाफ हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। अर्जक पद्धति का अंतिम संदेश था, जीवन को सरल बनाओ, वैज्ञानिक सोच अपनाओ और हर इंसान को बराबरी दो। और यही विचार उनकी तर्क की रोशनी लेकर पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा। सर्दियों की एक शांत दोपहर, कानपुर की उस पुरानी इमारत में जहां अर्जक संघ के विचारों ने आकार लिया था, वर्मा जी अपने कुछ साथियों के साथ बैठे थे। बाहर पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक उड़ते और उनको देखकर लगता मानो वर्मा जी के विचार भी आसमान में फैलते जा रहे हों। आज की बैठक का विषय था श्रम, विज्ञान और नए समाज की दिशा। वर्मा जी ने धीरे से कहा, देश तभी आगे बढ़ता है जब श्रमिक आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। वे आगे बोले, ये कैसी विडंबना है कि जो व्यक्ति गंदा काम समझा जाता है वो काम समाज के लिए सबसे जरूरी होता है। कूड़ा उठाने वाला, किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, ये सब समाज की रीढ़ हैं। अर्जक विचार इसी अन्याय को तोड़ने का प्रयास थे। एक बार एक नौजवान आया और बोला, वर्मा जी, लोग कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र खराब हों तो जीवन बिगड़ जाता है। वर्मा जी मुस्कुराए, अगर ग्रह आपका भाग्य तय करते तो मेहनत की जरूरत ही क्या थी। विज्ञान कहता है, आपका भविष्य आपके कर्म और परिस्थितियों से बनता है, ना कि आसमान में घूमते पत्थरों से। कमरे में बैठे लोग जैसे जाग उठे। विज्ञान, तर्क और तत्वज्ञान, यही अर्जक विचार की रीढ़ थे। वर्मा जी ने अपने जीवन में एक सिद्धांत पर सबसे अधिक जोर दिया, परिस्थितिवाद। वे कहते, मनुष्य बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे बनाती हैं। यदि परिस्थितियां सुधारी जाएं तो मनुष्य स्वतः सुधर जाता है। ये दर्शन पूजा पाठ और भाग्यवाद को चुनौती देता था। मनुष्य को बदनाम मत करो, उसकी परिस्थिति बदलो, ये उनका प्रसिद्ध वाक्य था। अर्जक संघ केवल संगठन नहीं था, ये एक वैकल्पिक समाज मॉडल था,
जिसमें जाति नहीं, ऊंच नीच नहीं, भगवान के नाम पर भय नहीं, कर्मकांड नहीं, दान दहेज नहीं, पुरुष स्त्री असमानता नहीं। ये एक ऐसा समाज था जहां हर मनुष्य की कीमत उसके श्रम से तय होती थी, उसके जन्म से नहीं। वर्मा जी कहते थे, शिक्षा सिर्फ अक्षर पढ़ाना नहीं, सोच को जगाना है। अर्जक संघ की बैठकों में सबसे अधिक जोर तर्कशील शिक्षा पर होता था। गांव में, खेतों में, पेड़ों के नीचे बैठकर वर्मा जी बच्चों को समझाते, जो प्रश्न पूछता है उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसी सोच ने हजारों युवाओं को जाति से ऊपर उठाया। अर्जक संघ का एक बड़ा सिद्धांत था, महिला और पुरुष की पूर्ण समानता। वर्मा जी कहते, यदि घर आधा गुलाम है तो समाज पूरा आजाद कैसे होगा। अर्जक पद्धति में महिला को विवाह से लेकर समाज तक हर निर्णय में बराबर हक, दहेज समाप्त, कुल और गोत्र की बेड़ियां नहीं, महिला की शिक्षा को सर्वोच्च महत्व। इसी कारण कई महिलाएं अर्जक आंदोलन की केंद्रीय शक्ति बनी। वर्मा जी ने भविष्य का पूरा ढांचा रखा, श्रम आधारित समाज, विज्ञान आधारित सोच, मानवता आधारित जीवन, जातिहीन भारत, कर्मकांड मुक्त संस्कृति, समान अवसर वाला राष्ट्र। ये कोई भावनात्मक विचार नहीं था, ये एक व्यवहारिक मॉडल था जो आज भी कई स्थानों पर लागू हो रहा है। बैठक के अंत में वर्मा जी ने मेज पर रखी चाय उठाई और धीरे से कहा, हम जो सोच रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को रोशनी देगा। श्रम सम्मान बनेगा, विज्ञान मार्गदर्शक बनेगा और मनुष्य मनुष्य रहेगा, बस मनुष्य। उनकी आंखों में चमक थी, मानो ये सपना सिर्फ लिखा नहीं जा रहा बल्कि पूरा होता दिखाई दे रहा हो। कानपुर की एक शाम थी। अर्जक संघ के दफ्तर के बाहर धीमी हवा चल रही थी। अंदर बैठक होने वाली थी जिसमें चर्चा थी कैसे अर्जक विचार को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाया जाए। उस कमरे में कागज, किताबें, चाय के प्याले और कुछ नौजवानों की चमकती आंखें थीं। वर्मा जी थोड़ी देर बाद अंदर आए और कमरे में सन्नाटा उतर गया। सब जानते थे कि आज की बातें भविष्य की दिशा बदल सकती हैं। वर्मा जी ने बोलना शुरू किया, हमने दर्शन लिखा, किताबें लिखीं, तर्क दिया, लेकिन आंदोलन तभी सफल होगा जब ये विचार जनता की आवाज बन जाए। उनके शब्दों में स्पष्टता थी। वे जानते थे कि जो आंदोलन जनता के दिल में न उतरे वो इतिहास के पन्नों में भी नहीं टिकता। अर्जक संघ ने बड़े पैमाने पर सभाएं शुरू की, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी स्कूल के मैदान में, तो कभी किसी किसान के घर के सामने। वर्मा जी और उनके साथी जाते और वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती। इन सभाओं में चर्चाएं होतीं, अंधविश्वास क्यों गलत है, जाति क्यों अन्याय है, श्रम क्यों सम्मान है, मनुष्य का असल धर्म क्या है, विज्ञान समाज को कैसे बदल सकता है। लोग पहली बार सुन रहे थे, न डर की बातें, न भेदभाव की बातें, लेकिन बराबरी, तर्क और आत्मसम्मान की बातें। एक आंदोलन तब मजबूत होता है जब उसमें गीत और नारों का जोश हो। अर्जक संघ के गीत लोगों के दिल में आग की तरह उतरने लगे। श्रम हमारा देव हो, बराबरी का सेतु हो, जाति टूटेगी, बुद्धि छूटेगी। इन गीतों में दर्द भी था और क्रांति की पुकार भी। अर्जक संघ की किताबें बड़े पैमाने पर वितरित होने लगीं। किसी गांव में कोई युवक पढ़ता परिस्थितिवाद और भावुक होकर कहता, मेरी सोच बदल गई। किसी महिला ने पढ़ा जाति का विनाश, अर्जक दृष्टि, और वो अपने बच्चों को नई आज़ादी के साथ पालने लगी। विचारों का ये प्रसार एक मौन क्रांति था। अर्जक आंदोलन में युवा सबसे आगे थे। कई कॉलेजों में अर्जक छात्र यूनिट बनी। ये विद्यार्थी सेमिनार करते, किताबें बांटते, जनसभाएं आयोजित करते और गांवों में तर्कशील शिक्षा के कार्यक्रम चलाते। वर्मा जी कहते थे, यदि युवा बदल जाए तो देश बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जक आंदोलन में महिलाएं सिर्फ सदस्य नहीं थीं, बल्कि नेतृत्व करता थीं। वे मंच से बोलतीं, लेख लिखतीं और समाज की रूढ़ियों पर खुलकर आघात करती थीं। वर्मा जी हमेशा कहते, जिस आंदोलन में महिला आगे ना हो वो आधा आंदोलन है। जहां बदलाव होता है वहां विरोध भी होता है। कुछ लोग अर्जक विचारों को अपनी पुरानी परंपराओं के खिलाफ समझते। कभी कभी सभा में लोग सवाल करते, भगवान को हटाकर समाज कैसे चलेगा। वर्मा जी शांत स्वर में कहते, हम भगवान को नहीं, डर को हटा रहे हैं, मनुष्य को मजबूत बना रहे हैं। धीरे धीरे विरोध कम हुआ और समझ बढ़ने लगी। रात का समय था, बैठक खत्म हो चुकी थी। चंद लोगों के साथ वर्मा जी बाहर निकले। आकाश में तारे चमक रहे थे। वर्मा जी ने ऊपर देखा और कहा, देखो
ये तारे किसी जाति के नहीं हैं, ये बराबरी के प्रतीक हैं। हमारा विचार भी एक दिन ऐसे ही पूरे आकाश में चमकेगा। साथ ही मुस्कुराए। वे जानते थे कि ये सपना केवल शब्दों का डिडंत, एक आंदोलन का सपना है। अर्जक विचार अब न किसी एक व्यक्ति का था, न किसी एक संस्था का। ये एक जनचेतना बन चुका था। धीरे धीरे समय की धारा बदल रही थी। देश में नई चुनौतियां थीं, नई राजनीति थी और नया सामाजिक संघर्ष आकार ले रहा था। पर रामस्वरूप वर्मा अभी भी अपने उद्देश्य से तनिक भी नहीं डिगे थे। उन्हें पता था कि अर्जक विचारधारा का मूल लक्ष्य किसी एक समुदाय, एक जाति या एक वर्ग का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की मुक्ति है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, कई क्षेत्रों में अर्जक विचारधारा के छोटे छोटे केंद्र बन चुके थे। जगह जगह अर्जक मंच स्थापित हो रहे थे, जहां मनुवाद विरोध पर खुली चर्चा होती, जहां लोग एक दूसरे से बराबरी का संबोधन सीखते, जहां जाति के अहंकार का विनाश लक्ष्य था और जहां मानववाद सर्वोच्च था। गांव के लोग पहली बार सुन रहे थे कि मनुष्य किसी देवता का दास नहीं, वो खुद अपनी शक्ति का निर्माता है। ये वाक्य लोगों को भीतर तक झकझोर देता था। अर्जक संगठनों में रामस्वरूप वर्मा पूछते, तुम सूर्य से प्रार्थना क्यों करते हो? उसके बनने की वैज्ञानिक कहानी क्यों नहीं जानना चाहते? वे अंधविश्वासों को नष्ट करने के लिए व्याख्यान देते। ग्रह नक्षत्र किसी का भाग्य नहीं बदलते। पाप पुण्य मन का भ्रम है। कर्म ही मनुष्य का भविष्य बनाते हैं। देवता और धर्म के नाम पर चलने वाली अर्थव्यवस्था सिर्फ जनमानस को गुलाम बनाए रखती है। उनके तर्क तीखे थे, प्रमाण स्पष्ट थे और भाषा इतनी सरल कि एक किसान भी समझ सके। कठिनाइयां जिनसे रामस्वरूप वर्मा गुजरे। मंदिरों ने उनके खिलाफ अभियान चलाए। पुरोहित वर्ग ने उन्हें धर्मद्रोही कहा। कुछ गांवों ने अर्जक कार्यकर्ताओं को सभाएं करने से रोका। स्थानीय अखबारों में कभी कभी गलत सूचनाएं फैलाई जाती थी, पर सबके बीच वे कहते, अगर समाज बदलेगा नहीं तो मेरा अकेले चुप हो जाना कोई समाधान नहीं, मुझे बोलना ही होगा। उनकी दृढ़ता उनके साथियों में ऊर्जा बनकर फैलती जाती। कई कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, छात्र संगठनों ने रामस्वरूप वर्मा को बुलाना शुरू कर दिया था। वे छात्रों से कहते, अपने प्रश्न खुद बनाओ, किसी गुरु, किसी देवी देवता, किसी मिथक के आगे सिर न झुकाओ, किताबों से अधिक जीवन को पढ़ो। उनकी ये बात नई पीढ़ी के लिए एक बौद्धिक क्रांति जैसी थी। रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक समाज का एक स्पष्ट खाका तैयार किया था। न जन्म से ऊंच नीच, न वर्ण, न जात, न कोई पुजारी प्रथा, न देवता से डराने वाली कहानियां। विवाह, मृत्यु, संस्कार, उनके वैज्ञानिक और मानवतावादी तरीके से। हर व्यक्ति को पढ़ने, पूछने और तर्क करने का स्वतंत्र अधिकार। वे कहते, जिस दिन हर आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करेगा, जनता को ठगने वाले सब ढांचे अपने आप ढह जाएंगे। रामस्वरूप वर्मा जानते थे कि राजनीति में सत्ता आती जाती रहती है, पर विचारधारा शाश्वत होती है। इसलिए वे राजनीतिक सफलता से अधिक महत्व देते थे विचारों के प्रसार को, सामाजिक चेतना को और मनुष्यों की बराबरी को। उनका संघर्ष सत्ता पाने का नहीं, मानव को स्वयं का मालिक बनाने का था। रामस्वरूप वर्मा अपने अंतिम दिनों में भी मिशन में पूरी तरह सक्रिय थे। उनकी आंखों में भविष्य का वही सपना चमकता था, एक ऐसा भारत जहां कोई मनुष्य दूसरे को छूने से न डरता हो, जहां कोई देवी देवता के नाम पर किसी को नीचा न समझे, जहां ज्ञान, तर्क और वैज्ञानिक चेतना ही असली धर्म हो। वे कहते, जब तक मनुष्य की गरिमा सुरक्षित नहीं, तब तक समाज आजाद नहीं। समय आगे बढ़ चुका था। देश में सरकारें बदलती रहीं, नीतियां बदलती रहीं, समाज के मुद्दे बदलते रहें, लेकिन रामस्वरूप वर्मा के विचार, उनका संघर्ष, उनका अर्जक मार्ग, वो आज भी उतनी ही चमक के साथ जिंदा था जितना उनके जीवन काल में। ये अंतिम अध्याय एक विरासत, एक दर्शन और एक निरंतर जलते प्रकाश की कहानी है। उम्र बढ़ चुकी थी, शरीर पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन अद्भुत बात ये थी कि उनकी आवाज में वही तेज, वही स्पष्टता और वही विद्रोही ज्वाला बनी रही। अपने अंतिम वर्षों में भी वे गांव-गांव जाकर सभाएं करते, अर्जक मंडलियों को प्रशिक्षण देते, महिलाओं, मजदूरों, किसानों से बराबरी, आत्मसम्मान और तर्कशीलता की बात करते और हर स्तर पर मनुवादी ढांचे की आलोचना करते। उनका जीवन किसी राजा, महाराज या देवता की कहानी नहीं था, ये एक सामान्य मनुष्य की असाधारण लड़ाई थी। रामस्वरूप वर्मा ने ये सुनिश्चित किया था कि अर्जक आंदोलन केवल व्यक्तिवाद पर आधारित न रहे,
उन्होंने एक ऐसी संरचना खड़ी की, अर्जक संघ, अर्जक साहित्य समिति, अर्जक प्रकाशन, प्रशिक्षण शिविर, तर्क शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टि से जुड़े कई मंच जो आज भी समानता और मानववाद का संदेश गांव-गांव पहुंचाते हैं। उन्होंने संगंग को लोकतांत्रिक ढांचे पर रखा, क्योंकि वे जानते थे व्यक्ति मर जाता है पर विचार तभी बचते हैं जब संगठन मजबूत हो। रामस्वरूप वर्मा ने कई पुस्तकें लिखीं। ये किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं थी, बल्कि सामाजिक क्रांति के हथियार थीं। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा थी, न कठिन शब्द, न दर्शन की उलझन, सीधी बात। मानव महान है, मनुवाद झूठा है और तर्क ही सत्य का मार्ग है। इन पुस्तकों ने अनगिनत युवाओं के मन में विद्रोह जगाया। कई बार लोग उन्हें समझाते, अब आराम कीजिए, शरीर कमजोर हो गया है। वे मुस्कुराते हुए कहते, अंधेरा इतना गहरा है कि मेरे बुझ जाने से पहले इस दीपक को और ऊंचा करना है। उनका शरीर थक सकता था, लेकिन उनका मन कभी थका नहीं। जब उनका निधन हुआ तो अर्जक अनुयायियों ने किसी देवी देवता, किसी मंत्र, किसी कर्मकांड से विदाई नहीं दी। उन्होंने उनके सिद्धांतों के अनुरूप बिना मंत्रोच्चारण, बिना परलोक की कहानियां, बिना किसी पुरोहित की मौजूदगी एक साधारण, वैज्ञानिक और मानवतावादी अंतिम संस्कार किया। और एक स्वर गूंजता रहा, मनुष्य महान है, अर्जक फलसफा अमर रहे। उनकी अंत्येष्टि एक घटना नहीं, एक संदेश थी कि उन्होंने जो सिखाया वही आचरण में उतरा। आज भी अर्जक विचारधारा जाति विसर्जन के लिए संघर्षरत है, मंदिरवाद, कर्मकांड और पुरोहितवाद की आलोचना करती है, वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और तर्कशीलता का प्रसार करती है और पितृसत्ता व सामाजिक असमानता को चुनौती देती है। उनका एक एक वाक्य आज भी किसी युवा के भीतर बिजली की तरह कौंधता है। मनुष्य किसी देवता का दास नहीं, वह स्वयं अपनी शक्ति का निर्माता है। यह अर्जक दर्शन का सार है। रामस्वरूप वर्मा ने हमें ये सिखाया कि मनुष्य जन्म से बराबर है, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है और समाज तभी महान होगा जब भय और अंधविश्वास से मुक्त होगा। उनकी विरासत कोई आश्रम या मठ नहीं है, उनकी विरासत है स्वतंत्र मन, वैज्ञानिक सोच और तर्कशील चेतना। विचार जलते दीपक की तरह होते हैं, एक दीपक बुझ भी जाए तो उसकी रोशनी दूसरे हजारों दीपकों को जला जाती है। रामस्वरूप वर्मा का दीपक बुझा नहीं, वो अनंत मशालों में बदल चुका है। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, जहां हम धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान की गहराइयों में उतरकर विचारों के उन दीपों को खोजते हैं जो समय के अंधेरे में भी रोशन रहते हैं। रामस्वरूप वर्मा की ये यात्रा सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं, बल्कि मानवता का वह घोषणा पत्र है जिसमें जन्म से नहीं, सोच और संघर्ष से महान बनने का संदेश गूंजता है। उन्होंने हमें सिखाया कि मनुष्य किसी पुरोहित, किसी भाग्य, किसी देव डर का दास नहीं, वह स्वतंत्र बुद्धि, तर्क और मानव गरिमा का निर्माता है। आज जब ये कहानी अपने अंत पर आ रही है, उस पुरुषार्थी आवाज की प्रतिध्वनि अभी भी हवा में तैर रही है। मनुष्य महान है और उसकी परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर सोचने की आग जगाई है, संघर्ष की चिंगारी भड़काई है या मानव सम्मान के लिए एक नई दृष्टि दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच को कमेंट में लिखें और चैनल रेडियो पाठशाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर दिन ज्ञान की एक नई मशाल जलाते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और नई विचार यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, विचार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं। रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान पर खुलकर बातें।